बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए फटाफट से आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, बस उसी को समराइज कराना बाकी है। यानी मैं उसके नोट्स बनवा रहा हूं आपको, जिससे जब क्वेश्चन एग्जाम में रहे अगर, तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाएं। बेटा कहो तो शुरू कर दें क्या? चलो जी, डालो हेडिंग AS 26। मेरे साथ साथ मैं सारे नोट्स यहीं पर तैयार करा रहा हूं आपको। वैसे AS मेरा प्राइमरीली फिनिश हो गया था यहां पर, तो देखना शुरू कर रहे हैं। देखना शुरू कर रहे हैं बेटा यहां पर। चलिए जी, डालें हेडिंग AS 26 ऑन इंटेंजिबल एसेट। ऑन इंटेंजिबल एसेट लिखिए पहला पॉइंट लिखिए इसमें मीनिंग। मीनिंग हम पढ़ रहे हैं यहां पर सबसे पहले। जी, अब आप मुझे कुछ पुरानी बातें याद भी कराते चलना। कल हमने क्योंकि सब कुछ कवर कर लिया है, अब आपको लिखने में भी मजे आएंगे। मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट बताओ बेटा, क्या लिखेंगे इसमें? इंटेंजिबल एसेट किसे कहिएगा? 4 बातें बताई थी। कौन कौन सी? पहला, आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। दूसरा, नॉन मॉनेटरी होनी चाहिए। तीसरा, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होनी चाहिए। और हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए। बोलो बेटा, बस वही लिख रहे हैं। लिखें, लिखिए इसमें। जी लिखें जरा मीनिंग। पहला क्या लिखेंगे? इंटेंजिबल एसेट क्या होनी चाहिए? आइडेंटिफाइबल। लिखवा रहा हूं उसके बारे में अभी और थोड़ा डिटेल में। आइडेंटिफाइबल, इट्स अ आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट, इसके नीचे लिखेंगे अभी चार्ट में, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। और क्यों रखी हुई है आपने फिर ये? हेल्ड फॉर यूज। आओ इन चारों पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो बेटा जरा डेफिनेशन पूरी पढ़ के बता देना मुझे एक बार। इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या हो गई AS 26 के हिसाब से? 4 कीवर्ड पकड़ लो, डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। करना क्या बनेगी? अरे बोल के बताओ ना। इंटेंजिबल एसेट मींस आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस एंड हेल्ड फॉर यूज इन, वो भी बता देते हैं कौन कौन से यूज हो सकते हैं। AS 10 से उठाए हुए हैं। लिखो आइडेंटिफाइबल के साथ लिखिए नीचे। क्या मतलब आइडेंटिफाइबल का? लिखें ऐसे, इट मीन्स asset is separable. Asset is separable.
दैट इज enterprise can sell, rent, can sell, rent or exchange without disturbing other assets. I hope ये वर्ड्स काफी हैं मेरे पास। ये वर्ड्स लिखवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर जब केस आएगा बनकर तो लिखने आपको समझ में तो आ गया, लेकिन लिखने के लिए शब्द तो चाहिए ना, क्योंकि केस स्टडी जब आ रही है एक पैराग्राफ में आप ये लिखोगे एज पर AS 26 द एसेट इज इंटेंजिबल इफ इट इज आइडेंटिफाइबल। नाउ आइडेंटिफाइबल मीन्स क्या मतलब है? सेपरेबल, जिसको अलग कर सकते हैं, यानी जिसको अलग से बेच सकते हो, किराए पर दे सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो विदाउट इफेक्टिंग द अदर बिजनेस, अदर एंटरप्राइज, अदर एसेट्स। बिना दूसरी एसेट्स को छेड़े, डिस्टर्ब किए उसे आप बेच सकते हो, रेंट पर दे सकते हो या एक्सचेंज कर सकते हो। आइए नॉन मॉनेटरी। बेटा नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है? जल्दी बताओ, क्या बताया था? विच इज नॉट मॉनेटरी एसेट्स। एएस में तो यही लिखा हुआ है कि जो मॉनेटरी एसेट नहीं है वो हो जाएगी नॉन मॉनेटरी। अब बताओ सवाल दिमाग में क्या आ रहा है? हाँ जी, कि मॉनेटरी किसे कहेंगे? लिखें, मॉनेटरी एसेट मींस एसेट monetary asset means asset which is realized in fixed amount ऑफ मनी। फिक्स्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, जिससे फिक्स्ड अमाउंट मिलने वाला हो, जिससे फिक्स्ड अमाउंट। देखो गुडविल बिक तो जाएगी लेकिन कितना अमाउंट मिलेगा वो नहीं पता। गोल्ड मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है? मॉनेटरी है भाई, मॉनेटरी है। मार्केट में भाव होता है, आपको पता है। आपके पास गोल्ड रखा हुआ है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है, पता है इसे बेचकर इतना पैसा तो मिल ही जाएगा। देखो बिक तो सब जाएंगी चीजें, ठीक, कूड़ा बिक जाता है, कबाड़ बिक जाता है, लेकिन कितना अमाउंट मिलेगा अगर वो फिक्स है तो दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी एसेट। मॉनेटरी का मतलब होता है एज गुड एज कैश। आप अपनी जेब में कैश रख लो या गोल्ड कॉइन रख लो, वो कैश जैसा ही तो है, कोई भी ले लेगा। बोलो बेटा, कोई भी ले लेगा और फिक्स्ड अमाउंट जो चाहिए आपको वो मिल भी जाएगा। लेकिन इसे एसेट को लेकर घूम लो जेब में, बिक तो जाएगी, बिक तो जाएगी, बट फिक्स्ड अमाउंट नहीं पता। तो इसीलिए जिसका फिक्स्ड अमाउंट ना हो उसे कहेंगे इंटेंजिबल। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस क्या मतलब बताओ फटाफट से, क्या लिख लूं उसमें? जो आप कहोगे वही लिख दूंगा मैं। चलो बताओ। यस, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। लिखें, विच कैन नॉट बी seen or touched and can only be felt।
सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो देख ही पाओगे और ना ही छू पाओगे। अच्छा, हेल्ड फॉर यूज, बताना कहां कहां यूज कर सकते हो इसे। AS 10 में बता रखा है, वहीं से शब्द उठा के लेके आओ। क्या क्या थे? हेल्ड फॉर यूज, बोलो बेटा। इन प्रोडक्शन, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, रेंट और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। लो जी, खत्म हो गई, पहला पॉइंट खत्म हो गया। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट एज पर AS 26। सारी बातें, एक एक वर्ड हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक एक वर्ड हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। लिखें, लिखें इसके बाद दिस AS कवर्स, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, कवरेज, सेकेंड पॉइंट डालकर AS का सेकेंड पॉइंट कवरेज। दिस AS कवर्स, पहला पॉइंट एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट लिखिए, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। फोर्थ लिख लीजिए, गुडविल, कवर्स। ये कुछ मेन मुद्दे इस AS में कवर किए गए हैं। ये AS इन सब प्रकार की एसेट्स की बात करेगा, इन सब प्रकार की एसेट्स की बात करेगा। लिखें इसमें नोट, नोट लिखिए, फॉलोइंग एसेट्स। प्रॉब्लम आती है वरना लिखवा रहा हूं यहीं पर, इसी में ही लिख रहे हैं। फॉलोइंग एसेट्स आर नॉट इंटेंजिबल एसेट्स, ये इंटेंजिबल नहीं है, एंड आर therefore not covered in AS 26। ये सब AS 26 में कवर नहीं होंगे। क्या क्या नहीं होगा बेटा? सुनो, मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर पड़ा हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। रुक जाओ जरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस
देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पड़ा हुआ है, ये इंटेंजिबल एसेट है क्या? बोलो बेटा, कहाँ है इंटेंजिबल भाई? इंटेंजिबल नहीं है, इसे क्या बोलते थे? ये थी फिक्टिशियस एसेट। इंटेंजिबल में और फिक्टिशियस में फर्क क्या है? इंटेंजिबल, पहली शर्त बताना इंटेंजिबल की क्या थी? आइडेंटिफाइबल। क्या इसे बिजनेस को अलग रख दें तो क्या इसे बेच पाओगे? कोई खरीदार मिलेगा इसका? बोलो बेटा, फिक्स्ड अमाउंट तो छोड़ो, इसका तो खरीदार ही नहीं मिलेगा, घाटा ही तो है, ये खर्चे ही तो हैं जो राइट ऑफ नहीं किए अभी तक आपने। बोलो बेटा, तो ये इंटेंजिबल है ही नहीं, ये तो एसेट ही नहीं है, ये तो खर्चे हैं जो धीरे 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 मुझे राइट ऑफ करने हैं। तो AS 26 ने कहा यहां मत बात करना इनकी, अगर ऐसे हैं तो बैलेंस शीट में जाएंगे और वो क्या करेंगे हमें ये पता भी नहीं कि आप क्या करने वाले हो, हम ये भी नहीं बताएंगे क्या करो उसे। 2 साल में राइट ऑफ, 5 साल में राइट ऑफ, एक साथ राइट ऑफ, अपने आप ही देखो, विल नॉट बी कवर्ड इन AS 26। एक आध नाम और बता देना बाप। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखो, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। भाई बहुत सारे बल्क में हो गए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी बोलते थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते थे, कुछ भी बोल लो। जितने भी ऐसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, आपने हैवी एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कर दिया था, हैवी एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कर दिया था आपने, तो वो जो खर्चा है वो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, अभी राइट ऑफ नहीं किया गया। बेटा देख के बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, एक बार देख लो इसमें। फिर भी देखो, ये तो AS 26 में आएगा ही नहीं। ये अगर बोले कि भाई हमने कंपनी के फॉर्मेशन पर कुछ खर्चे कर दिए थे और वो बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, तो मुंशी जी ने, अकाउंटेंट ने इसको 5 साल में राइट ऑफ करने का तय किया एज पर AS 26। डिस्कस, क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्लियरली दीज आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस not covered in AS 26, therefore the accountant should not write off as per AS 26, otherwise जैसे चाहे मर्जी वो कर सकता है। बेटा समझ में आ रही है बात? वापस आओ, इन सब पर लगेगा। गुडविल की बात कुछ कुछ कर ली थी हमने, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन R&D याद आ रहा है? AS बोल रहा है हम R&D की बताएंगे क्या करना है। अच्छा क्या करोगे जरा याद कराना, बोलो। रिसर्च में जितने खर्चे P&L में डाल देंगे इमीडिएटली, धीरे धीरे राइट ऑफ नहीं करने, एक साथ जितना खर्चा हुआ वो सब राइट ऑफ कर दो प्रॉफिट एंड लॉस से। डेवलपमेंट में जो खर्चा हुआ उसे इंटेंजिबल की कॉस्ट मानते हुए रिकॉग्नाइज कर लेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट क्या करेंगे? इमीडिएटली राइट ऑफ कर देंगे। बोलो बेटा, या एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी मैंने, AS 26 कहता है राइट ऑफ कर दो भैया, ये कोई इंटेंजिबल एसेट क्रिएट नहीं हुई आपकी, आपको जी मैंने ना एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी है, अब एम्प्लॉइज होशियार हो गए, बढ़िया काम करेंगे मेरे लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। अजीब बेकार की कहानी मत सुनाओ, राइट ऑफ करो। ये एम्प्लॉय आपके जो है ना रिश्तेदार नहीं है कि जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे, उससे कल ही भाग जाएं, क्या करोगे इसका? तो इसको आज जो ट्रेनिंग दी आज ही राइट ऑफ कर देना। बोलो बेटा ठीक, चलो वापिस आइए। सेकंड था ये कवरेज, आगे लिखिए। इसके बाद रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बताया था, ये भी सभी बता रखा है, यही क्या? थर्ड पॉइंट, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। लिखें, IA का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
क्या है आइएगा मतलब? इंटेंजिबल एसेट should be recognized if the following conditions are satisfied। बेटा कंडीशंस क्या क्या थी जरा बताना, भूल गया मैं। भाई इंटेंजिबल तो हो गई, चारों शर्तें पूरी कर दी उसने, तो क्या बुक कर ले उसे? बोलो बेटा बुक कर लें क्या? नहीं, देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? दो शर्तें थी, बोलो ना क्या थी? करेक्ट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। खत्म, लिखो फर्स्ट पॉइंट। देखो बोलोगे ना तो मजे आएंगे आपको। रीजन क्या है, ये सब लिख के भी आना है वहां पर। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल तक सीमित रहती बात तो ये सब नोटिंग नहीं करवाता मैं आपको। नोट्स बनवा ही इसलिए रहा हूं कि एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये जब भी कोई केस स्टडी आती है, पहला पैराग्राफ तो आप रेलिवेंट एएस में जाकर प्रोविजन समझाएंगे कि एएस क्या बोल रहा है, फिर बताओगे इस केस में क्या होना है। लिखें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट will flow to an enterprise and वर्ड लिखा हुआ है। दूसरी शर्त क्या है? कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट को आप मेजर कर सकते हो, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। नोट कर लो, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं तो आप इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर लेना। ये तो प्रिंसिपल हो गया कि भाई रूल हो गया। रिकॉग्नाइज कब करेंगे? रिकॉग्नाइज कब करेंगे? चलो जी, दोनों शर्तें पूरी कर दी सर, अब तो कर ले एंट्री। हाँ कर लो एंट्री, लेकिन अब मुंशी जी पूछ रहे हैं, क्या पूछेंगे? कितने से एंट्री करें, यानी अमाउंट ऑफ रिकॉग्निशन। डालो नेक्स्ट हेडिंग, अमाउंट ऑफ रिकॉग्निशन। फोर्थ पॉइंट, amount at which intangible asset is recognized। पहला केस लिखिए, if intangible asset is purchased। भाई या तो परचेज करके लाए होंगे, तो अब कितने में रिकॉर्ड करें? बता देना बेटा, कितने में रिकॉर्ड करें? हाँ जी, अरे बोलो कितने में रिकॉर्ड करें? ओए नालायक। परचेज प्राइस जितना आपने पेमेंट किया प्लस कोई टैक्सेस अगर हैं वो सारे, प्लस एक वर्ड वहां भी लिखवाया था, कौन सा था बताओ बोल के? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। जरा हिंदी करो, उसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ये वो खर्चे हैं जो होते, जो नहीं होते अगर आप ये परचेज ना करते तो। बेटा क्लियर है? बोलो। ये जो एसी, ये जो बिजली का बिल आ रहा है, दिस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द सी इंटर बैच। क्यों बेटा सोचो ना, इंटर का बैच ना होता तो एसी ना चलता और बिजली का बिल ना आता। क्लियर है? बोलो। सो दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड डायरेक्टली
ट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ये वर्ड भी आपको सीखने पड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के आओगे तो जमेगी नहीं बात वो, है ना, या अदर एक्सपेंसेस लिख दोगे रिलेटेड टू एसेट, जमेगी नहीं बात। थोड़ा भारी भरकम शब्द जो एएस ने यूज किए वो मुझे आने चाहिए, तो इसलिए बार बार उनको लिख भी रहे हैं। परचेज प्राइस, सारे टैक्सेस जोड़ दीजिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कोई हैं तो वो जोड़ दीजिए। दूसरा क्या पढ़ेंगे, केस बी, बताओ क्या पढ़ाऊं अब इसके बाद, बोलो। इफ द एसेट इज, इफ इंटेंजिबल एसेट इज सेल्फ जनरेटेड, लिखो बी पॉइंट, ये ही है बस सब जो कुछ है, इज सेल्फ जनरेटेड। लिखें पहला पॉइंट इसमें स्टार लगाकर, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज intangible assets are those which are generated by enterprise by its own। वाह, क्या ही जबरदस्त बात लिखवा दी। कुछ है इसका मतलब, जो खुद जनरेट करोगे उसे सेल्फ जनरेटेड कह देंगे। लिखें नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके बाद, विच इज जनरेटेड आर दोज विच आर जनरेटेड बाय इट्स ओन। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, गुडविल, या ऐसे नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ब्रांड्स गुडविल, ब्रांड्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ब्रांड्स शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एटसेट्रा, एटसेट्रा मत लिखो यहाँ पर, शुड not be recognized as an intangible, should not be recognized, should not be recognized in the books of accounts। बताओ क्यों? हाँ जी, यस लिखो, ब्रैकेट में लिख लो, सिंस cost cannot be measured, since cost cannot be measured reliably, since cost cannot be measured reliably, क्योंकि आप कॉस्ट को मेजर नहीं कर सकते ठीक तरीके से, इसीलिए इसे रिकॉर्ड भी ना करेंगे, इसीलिए इसे रिकॉर्ड भी ना करेंगे। लिखें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रिमेनिंग इंटेंजिबल एसेट्स, ये गलत लिखना शुरू कर दिया था मैंने, चलो ठीक है। रिमेनिंग इंटेंजिबल एसेट्स such as software,
वेबसाइट, टेक्निकल नो हाउ आर recorded as follows. कैसे रिकॉर्ड करेंगे जी इसको? लिखें इसमें एक्सपेंसेस ड्यूरिंग रिसर्च फेज। भाई कोई और इंटेंजिबल एसेट बनाई तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कैसे? भाई जो आपने इंटेंजिबल एसेट बनाई तो रिसर्च की होगी पहले, फिर उसको डेवलप किया होगा, तो जितना खर्चा होगा एक्सपेंसेस ड्यूरिंग रिसर्च फेज उसका क्या करेंगे। और दूसरा क्या लिखूंगा यहां पर, लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैं भी, जरा दूसरा कौन सा आएगा बेटा बताना। किसकी बात करोगे बोलो ना बेटा। एक्सपेंसेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज। बस खत्म है, बचा ही क्या है इसमें। लिखो पहले इसमें एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग रिसर्च फेज विल बी ट्रांसफर टू P&L immediately. Will be transferred to P&L account जब जब खर्चा होगा तब तब उसे P&L में ट्रांसफर कर देना। और जितना खर्चा डेवलपमेंट पर होगा क्या करेंगे इसे, विल बी कैपिटलाइज्ड एज कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ये इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट मानते हुए इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। यही तो कॉस्ट है इंटेंजिबल एसेट की। विल बी कैपिटलाइज्ड एज कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट लिखें, नोट लिखिए इसी में। रिसर्च फेज का मतलब एक लाइन लेते हैं बस, नोट पहला स्टार लगाइए। रिसर्च के बारे में लिख रहे हैं। रिसर्च फेज मींस phase during which knowledge is gained through planned process। और क्या ही मतलब है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब तो ये है कि जी पहली बार कुछ कर रहे हैं, पहली बार कुछ कर रहे हैं, आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भाई एक काम करते हैं, मकान बनाते हैं। मेरे दिमाग में ख्याल आया मकान बनाते हैं और वो ना जमीन पर नहीं होगा, कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं कि वो जमीन से 12, 15, 20, 25 इंच
ऊपर हवा में बने। उससे क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, कल को अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो मकान पर कोई इंपैक्ट ना पड़ेगा। थॉट है भाई मेरा, क्या दिक्कत हो गई? और ऐसा कोई फॉर्मूला बना डाला मैंने, तो वो फायदा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, फॉर्मूला बिकेगा। ठीक। तो इसलिए मैंने कहा इंजीनियर से, मैंने कहा भाई करो, देखो कैसे कर सकते हो। नीचे मैग्नेट लगाओ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिससे वो अट्रैक्ट ना करें, दूर रहे, और कंस्ट्रक्शन बन जाए प्लेटफॉर्म बनकर, एंड सो ऑन। बजट सैंक्शन कर दिया मैंने। क्या आज से पहले काम हुआ है कभी ये? बोलो बेटा। तो अभी तो पता ही नहीं मुझे, ख्याल ही तो है मेरा, अभी तो पता ही नहीं कि ये हो भी पाएगा संभव कि नहीं हो पाएगा। खैर, इंजीनियर्स ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया, और 2 साल की कड़ी मशक्कत के बाद मुझे आकर कहा सर ये फर्जी आइडिया, कुछ ना हो पाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रिसर्च चल रही है उनकी अभी तो देख रहे हैं कि हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, कंसल्टेंसी सब देख लिया, 2 साल के बाद सर नहीं हो पाएगा, ये संभव ही नहीं है। इतनी बड़ी सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग खड़ी करना, वो भी विदाउट एनी बेस, हवा में लटकी रहे, नहीं है संभव। या 2 साल बाद आकर क्या कहेंगे, 3 साल बाद आकर, हाँ सर हो तो जाएगा। देखो ये प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, या ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, या ये सीमेंट की प्रॉपर्टी है, इसको हम ऐसे ऐसे करें और ऐसे करें तो देखो ये इस तरीके से क्या होगा, जमीन पर टिकेगा भी नहीं, लेकिन वाइब्रेट भी नहीं करेगा, और सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, और हवा में उड़ के भी चला जाएगा कहीं और, ऐसा भी नहीं होगा। आपको समझ में आ रही है बात? सारी फर्जी बातें, मुझे खुद नहीं पता क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक। तो अभी क्या हुआ, अब रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, तो क्या अब रिसर्च के खर्चे कैपिटलाइज करने की परमिशन दे दूं आपको? बोलो बेटा। अरे अब तो काम आ गया ना, अब तो बन गया, अब तो रिसर्च सक्सेसफुल हो गई। बताओ फटाफट से, कहीं लिखा है इसमें ऐसा? रिसर्च सक्सेसफुल होगी तो कैपिटलाइज करेंगे? नहीं भाई, पता ही नहीं हमें। जिस दिन रिसर्च का रिजल्ट आया 3 साल बाद, उससे 2 दिन पहले तक नहीं पता था मुझे कि कुछ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे या नहीं होंगे। तो शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल। हाँ, वंस द साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड कि सर हो सकता है। अब सर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। ब्लॉक्स में हम मैग्नेट लगाएंगे, नॉर्थ पोल इस तरफ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे साउथ पोल, दोनों के बीच में अपने आप गैप बना रहेगा, और साउथ पोल का प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर दीवार खड़ी करेंगे, लेंटर डालेंगे, और वहां पर बात बन जाएगी। सर हमें उसके लिए ना लेकिन थोड़ा सा अलग अलग ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, मैग्नेट लानी पड़ेगी, उसके बाद अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। सर कुछ बजट सैंक्शन करा दो। और अब क्या कर रहे हैं, ये डेवलप कर रहे हैं उसको कि वो चीज़ें उतरेंगी कैसे। ये तो ख्याल है दिमाग का ख्याल, हाँ या ना? हाँ आ गया आंसर, हाँ हो सकता है। तो उसे अब इम्प्लीमेंट भी तो करना है, उसके लिए मुझे प्लान्स चाहिए होगा, उसके लिए डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको प्लान्स का। तो वो जितना भी खर्चा होगा उसको क्या करेंगे हम? बोलो बेटा, इसका क्या करेंगे? ये मान लेंगे कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? रिसर्च फेज का मतलब ड्यूरिंग विच नॉलेज इज गेन। अभी तो नॉलेज ही ले रहे हैं, ऐसा संभव है भी या नहीं है? थ्रू प्लान प्रोसेस। डेवलपमेंट मीन्स, लिखो, डेवलपमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। मीन्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। चलो लिखे, थर्ड पॉइंट लिखिए इसी में। थर्ड पॉइंट,
इफ ऑल द, इसी में थर्ड स्टार लगाकर नोट में ही, इफ, अब सर डेवलपमेंट तब कहिएगा कि डेवलपमेंट फेज चालू हो गया जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं। लिख लें, इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर satisfied, if all the following conditions are satisfied, then it is considered as development phase। अब इसे डेवलपमेंट फेज कहेंगे। कब कहेंगे? लिखें ए पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखवा रहा हूं, बेकार बेकार से ही पॉइंट है, कोई खास बात नहीं है। पहला, टेक्निकल फीजिबिलिटी, has been established। अभी जो ख्याल ही थे आपके, डेवलपमेंट कब कहेंगे शुरू हो गया? हाँ, टेक्निकली बनाना पॉसिबल है। जिस दिन ये हो जाएगी बात, तब डेवलपमेंट शुरू होगा। दूसरी बात, मैनेजमेंट हैज अप्रूव्ड इट्स डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ने अनुमति दे दी हो कि ठीक है भाई, अप्रूव्ड इट्स डेवलपमेंट, कि ठीक है आपने जो बताया समझ में आ रही है बात हमारे को, और अब आप एक काम करो, इसको डेवलप करना शुरू कर दो। जब तक मैनेजमेंट नहीं बोलेगा तब तक डेवलपमेंट फेज स्टार्ट नहीं माना जाएगा। मुझे ये जरूरत क्यों पड़ रही है बताओ मुझे। देखो, ये है रिसर्च, ये डेवलपमेंट, ये सारे खर्चे क्या होंगे? ये तो P&L में जाएंगे, बोलो बेटा। और ये सारे कहां जाएंगे? इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि रिसर्च यहां खत्म हुई, डेवलपमेंट शुरू कब हुई? मैनेजमेंट ने समझो अप्रूवल दिया यहां पर, और इस दौरान खर्चे हो गए 1 करोड़ के। मुझे बताओ ये 1 करोड़ का क्या करोगे? ये तो हवा में लटक गया। बताओ, आपको तय करना पड़ेगा ये रिसर्च फेज का है, डेवलपमेंट फेज का है। बोलो बेटा, ये रिसर्च फेज में जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैनेजमेंट की अप्रूवल नहीं मिली तब तक डेवलपमेंट स्टार्ट ही ना होगा। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए जानना जरूरी है भाई, टेक्निकल फीजिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई हो। मेरे को आकर इंजीनियर्स ने कहा सर हमें लग रहा है अब हो जाएगा, हमें लग रहा है अब हो जाएगा, लगभग कंप्लीट है, और अभी 1 महीना लेकिन और फाइनलाइज करने में लगेगा। तो आज से 1 महीने तक के खर्चे क्या हैं? अभी रिसर्च ही चल रही है भाई। अभी वो कह रहा है कि हाँ लगभग हो गया। ना 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 ना, रिसर्च ही चल रही है अभी। जिस दिन टेक्निकल फीजिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी उसके बाद डेवलपमेंट शुरू होगा। जिस दिन मैनेजमेंट बोल देगा उसके बाद शुरू होगा। तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा, मार्केट एग्जिस्ट, मार्केट एग्जिस्ट फॉर इंटेंजिबल एसेट। और डी पॉइंट समझाता हूं, लिखो पहले। रिसोर्सेज एग्जिस्ट फॉर इंटेंजिबल एसेट। आसान शब्द है वैसे दोनों। भाई साहब ऐसा है, फॉर्मूला डेवलप हो गया, फॉर्मूला डेवलप हो गया और मैनेजमेंट ने कह भी दिया कि चलो ठीक है
काम शुरू कर लो इसके ऊपर। लेकिन अचानक से ध्यान आया इसे खरीदेगा कौन? ये तो फर्जी कॉन्सेप्ट है, ये तो बेकार कॉन्सेप्ट है, ये तो बेकार कॉन्सेप्ट है। क्यों बेकार कॉन्सेप्ट है? बेकार कॉन्सेप्ट इसलिए है कि मैं मोबाइल में प्रिंटर करूंगा ही कहाँ, क्यों? ज़रूरत ही नहीं है। अब ये कोई एग्जाम्पल नहीं बनाना पड़ेगा दिमाग में बिठाने के लिए एक और, कि भाई आप ऐसा समझिए कुछ कि आपने कुछ ऐसी चीज़ इजाद कर ली, कुछ ऐसी चीज़ स्टैब्लिश कर ली जिसका मार्केट ही नहीं है, लोगों को उस चीज़ की कभी ज़रूरत ही ना होगी। आप खुश तो हो रहे हो कि भाई मैंने ये चीज़ बना ली, लेकिन उसकी मार्केट ही कहाँ है? और मार्केट नहीं है तो उसका मतलब क्या जानते हो? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे ही नहीं। एक्चुअल में तो वहाँ से वर्ड आया ये। बोलो बेटा, मार्केट नहीं है इसका मतलब क्या है? कि बिकेगा नहीं वो। बोलो भाई, अगर मार्केट एग्जिस्ट करती हो इसका हिंदी का मतलब ये है कि जो चीज़ आप बनाने वाले हैं उसके खरीदार मिल जाएंगे आपको। अगर मिल जाएंगे तो बड़े सर बिल्कुल मिलेंगे, क्या बात कर रहे हो, इतना भूकंप आता है यहाँ तो लोग कूद कूद कर आएंगे हमारे पास हमारा फॉर्मूला परचेज करने। हाँ मार्केट है, मार्केट है तो इंटेंजिबल मान लेंगे। लेकिन आपने बना ही ऐसी चीज़ ली कि जिसका मार्केट ही नहीं है, जिसका मार्केट ही नहीं है। आप कह रहे हो जी हम ना मान लेते हैं एक फॉर्मूला बना रहे हैं कि पानी में चलेंगे और उसके बाद भी पैर गीले ना होंगे। हमने बना लिया फॉर्मूला, सर डेवलप कर रहे हैं इसको, अब कर लो, होगा क्या? खरीदेगा कौन? पानी में चलना है और पैर गीले भी ना हो। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ पता नहीं मुझे, कि ये मत सोचना कि ये क्या लिखा हुआ है नेट पर ढूंढना शुरू कर दो। आप समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं? आपने बना लिया, इजाद कर ली नई चीज़, भैया खरीदेगा कौन उसे? किसकी ज़रूरत पड़ रही है पानी में जाए पैर भीगे भी ना? मत जाओ, उसकी कोई मार्केट ही नहीं है, इस प्रोडक्ट की कोई मार्केट नहीं है। और जब मार्केट नहीं है तो यू विल नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ इंटेंजिबल एसेट। डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ, खत्म। और लास्ट क्या लिखा हुआ है? रिसोर्सेज एग्जिस्ट होने चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब क्या? पैसा ही नहीं है मेरे पास, सर फॉर्मूला डेवलप करना है, सर हमें पता चल गया कि बन तो सकता है, ये सुनो, बन तो सकता है, हमें समझ में आ गया कि मकान हवा में बनाए जा सकते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट का काम शुरू करो फटाफट से। अच्छा चलो, अप्रूवल भी मिल गई। मार्केट, अरे दवा के लोग आएंगे, इतना भूकंप आता है, लोग परेशान हैं, दवा के बिकेगा ये, मार्केट भी है। सर काम शुरू कर दें, पैसे नहीं है बेटा, 300 करोड़ का सर बजट सैंक्शन कर दो। क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो 3 लाख रुपए का बजट नहीं है इस टाइम। बताओ क्या इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज हो पाएगी? कि भाई मुझे समझ है बस, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। रिसोर्सेज, पैसा भी तो होना चाहिए। अगर रिसोर्सेज ही नहीं हैं, सिर्फ ज्ञान लेकर घूम रहे हो आप, कुछ ना होगा उसका। उसे डेवलप तो कर लो पहले। सिंपल से ये 4 पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, इनसे होगा क्या? इनसे क्यों लिखवाए हैं? वो इसलिए ही लिखवाए हैं, जब डेवलपमेंट की बात करें तो आप क्या करोगे, कई बार देखो क्या करना होता है, कई बार ना आंसर को थोड़ा फैंसी बनाना पड़ता है। अब जैसे कल क्वेश्चन पढ़वाए थे मैंने आपको कुछ, मैंने तो एक वर्ड पकड़ लिया रिसर्च, और उसको मुझे पता है पीएल में जाना है, बात खत्म। लेकिन सिर्फ इतना नहीं लिख सकते ना, ऐसे ही उसने लिखा डेवलपमेंट पे 10 लाख खर्च हुए, बताओ क्या करेंगे? तो हम क्या कुछ तो फैंसी आंसर लिखोगे थोड़ा सा। डेवलपमेंट एज पर AS 26, द अमाउंट incurred on development phase should be capitalized as an asset, and development phase is said to be considered when the following conditions are satisfied। ये जबरदस्ती क्या कर रहे हो आप? आंसर को थोड़ा फैंसी बना रहे हो। आप एक लाइन में खत्म नहीं कर सकते 6 नंबर का आंसर। फिर ये 4 पॉइंट लिख दिया आपने। अब आ जाओ किस पर? नाउ इन द गिवन केस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट फेज 10 करोड़ रुपीज शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ इंटेंजिबल एसेट। 6 नंबर में एक लाइन का आंसर लिखना है वैसे तो, लेकिन थोड़ा फैंसी चाहिए ना। और फैंसी के लिए शब्द कहाँ से लाओगे? वो शब्द मैंने आपको दिए हैं, अदरवाइज इनका कोई मतलब नहीं बन रहा खास।
सिंपल सी बातें हैं, लैंग्वेज तो बहुत डिफिकल्ट है एएस में, मैंने सरल शब्दों में यहाँ पर आप लिखवा दिया जिससे आपको आराम से याद रह जाए। बेटा क्लियर है बात? लिखो नेक्स्ट, खत्म हो गया है बस। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। बेटा कितने साल में इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करेंगे? बोलो बेटा जितना आपको ठीक लगे उतने में कर लेना, नहीं सर फिर भी आप ही बता दो कुछ, चलो 10 साल ले लेना, सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए 3.5 साल ले लेना, लेकिन कोई रूल नहीं है। कल याद है क्वेश्चन कराए थे, 60 साल में जाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, याद आ रहा है? वो 60 साल में अमोर्टाइज किया और मैंने, अगर लॉन्गर पीरियड जस्टिफाइड है आप ले सकते हो, लिखो, यानी कोई मतलब नहीं रह गया इस पॉइंट का भी। कौन सा पॉइंट नंबर है हमारा? मेन पॉइंट, हाँ मेन पॉइंट 5 है क्या? 5 है। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट लिखो फर्स्ट स्टार लगाकर, या ए पॉइंट लिख लो इसमें, फटाफट सिंपल से हैं। इंटेंजिबल एसेट should be amortized in the ratio of benefits. जितना जितना बेनिफिट मिलता जाए हर साल में इस इंटेंजिबल एसेट से उतना उतना राइट ऑफ अमोर्टाइज करते जाएंगे। लिखिए, इफ सच बेनिफिट्स कैन नॉट बी वर्कड आउट, अगर आप नहीं निकाल सकते कैन नॉट बी वर्कड आउट, then SLM method should be used for amortization। बेटा SLM का मतलब क्या हुआ जरा बताओ ना? हाँ, इंटेंजिबल एसेट थी 5 लाख की, लाइफ है इसकी 10 साल, इसे कितने साल में राइट ऑफ करेंगे? बोलो 10 साल में। कितना कितना? जितने जितने बेनिफिट मिलते जाएं उनका रेशो निकाल लेना। सर वो नहीं पता सर, पता ही नहीं सर, मतलब ये हम निकाल नहीं पाएंगे कि कितना कितना बेनिफिट हर साल मिलेगा। तो फिर क्या करोगे? बोलो बेटा कितना राइट ऑफ करोगे फिर? 5 लाख रुपए यानी 0.5 पर लाख राइट ऑफ कर दोगे। कौन सा मेथड हो गया ये? SLM, यही तो लिखा है। अगर आप बेनिफिट वर्कआउट ना कर पाए तो SLM मेथड से अमोर्टाइज कर देना, और क्या है। सी पॉइंट लिखिए, सी पॉइंट, लाइफ शुड बी 10 years ब्रैकेट में 3 to 5 years फॉर वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर। फॉर वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर। लाइफ ना दी हो तो 10 साल पकड़ लेना। फुल स्टॉप इसी में लिखें। हायर लाइफ कैन बी टेकन
if management considers it appropriate to do so। अगर मैनेजमेंट को उचित लगे तो हायर लाइफ भी ले सकते हैं। और उचित लगने का मतलब ये है कि आपको समझाना पड़ेगा कि हायर लाइफ क्यों ले रहे हो। भाई इसलिए ले रहे हैं, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना रहे हैं हम, ये 60 साल तक यूज कर सकते हैं फॉर्मूला टेक्नोलॉजी। 60 साल तक बिजली बिकेगी भी और सस्ती बन रही है तो ग्राहक भी मिलते रहेंगे। तो इसलिए 60 साल में राइट ऑफ करना चाहते हैं, बिल्कुल जस्टिफाइड है, आप कर सकते हो। ठीक है, लास्ट लिख लीजिए हेडिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? इंटेंजिबल एसेट, पॉइंट नंबर कौन सा ये? 6। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। पहला दिखाइए यूजफुल लाइफ, कि आपने यूजफुल लाइफ कितनी मानी है वो बताइए। अमोर्टाइजेशन का रेट क्या यूज करने वाले हैं ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन रेट यूज्ड, फिर साथ में डिस्क्लोज करके बताइए कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट कितना है। अमोर्टाइजेशन का मेथड कितना है, कौन सा है? मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन, लास्ट लिख लो। अदर डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड। लो जी, इसके साथ ही हमारे पास ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की चर्चा नोट्स तैयार हो गए हमारे, ख़त्म हो गई चर्चा यहाँ पर। फटाफट से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अब हम देखेंगे कुछ। बेटा फटाफट से ज़रा नोट्स निकाल लीजिए एक बार। जी बेटा एक सेट दे दो मुझे नोट्स को, टाइम लगेगा इसमें लेकिन। चलो आप एक काम करिए, ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के आइए एक बार अपने आप, बहुत आराम से पढ़िएगा, आंसर मत देखिएगा, दिमाग में बनाइए कि आप क्या आंसर लिखेंगे इसका। ठीक, पहले तो राइट कंक्लूजन पर पहुंचिए। अच्छा, इसका 2 लाख कैपिटलाइज होने चाहिए,
1 लाख PL में जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद आप दिमाग में आंसर फ्रेम करो कि अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में है ये तो कैसे लिखोगे, कि इंटेंजिबल एसेट का मतलब लिख देंगे शुरू में, फिर हम ये लिख देंगे और उसके बाद इन द गिवन केस स्टडी। क्लियर है? और वो आंसर्स में जो लिखे हुए हैं वो इसी वजह से लिखे हुए हैं, वहाँ सोल्यूशन जो टाइप किया हुआ है मैंने प्रिंटेड, वो इसी वजह से दिया हुआ है कि वहाँ पर इसके नंबर मिलने हैं, तो आपको आइडिया रहे कि एक पैराग्राफ में मुझे चाहिए रेफरेंस रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम लिखना है आपको एज पर AS 26 ऑन इंटेंजिबल एसेट फला 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 फला, और उसके बाद इन द गिवन केस ये डिसीजन देना है आपको अपना। क्लियर है बात? चलो एक पढ़कर आओ, एक क्लास लगेगी इसमें भी, और जल्दीबाजी नहीं कर रहा मैं। सारे क्वेश्चन एक बार मैं आपके लिए रीड कर दूंगा दोबारा से। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ क्वेश्चंस रीड करके आने हैं। ठीक है बेटा? बेटा ठीक है? चलिए चर्चा समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।